अरे नया लेंस लिए क्या? थोड़ा हमारा बिहेव करता ये भी होंगे और उनके आगमन के साथ ही आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है, ये जो विशेष स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित की गई है, उसे हम आपके लिए लेकर आएंगे। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 5वां स्थापना ना तो ही रहा शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड श्री संजीवन सिन्हा जी, तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन। और अब पुष्पगुच्छ द्वारा हमारे मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का अभिनंदन किया जाएगा। तो सबसे पहले बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना हो गई। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगी हमारे महिला कर्मियों को कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ से आप उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर पी शाही, हमारे मुख्य सचिव बिहार श्री अंजनी कुमार सिंह, हमारे महोदय और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा सम्मिलित रूप से इस दीप को प्रज्वलित कर 5वां स्थापना दिवस का उद्घाटन किया जा रहा है। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा मृतम गमय, मुझे सत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से उजाले की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आइए इसी विश्वास के साथ हम इस विश्वास के दीप को जलाएं। शिक्षा का अलग जलाएं, जन जन तक शिक्षा पहुंचाएं। और यहाँ उपस्थित आप सभी से एक प्रयोगशाला कक्ष होंगे, एक कंप्यूटर कक्ष, सह पुस्तकालय, प्राचार्य कक्ष, महिला एवं पुरुषों के लिए 2 स्टाफ रूम, बालिकाओं के लिए कॉमन रूम, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग 4 शौचालय, निःशक्तों के लिए भूतल, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे लगभग 300 भवनों का निर्माण हो रहा है। बिहार के बालिकाओं की शिक्षा में बढ़ रही भागीदारी को सुगम बनाने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। 23 शयन कक्ष, साथ ही एक पुस्तकालय, भोजन कक्ष, आगंतुक कक्ष, कॉमन रूम, मॉडर्न कक्ष, किचन और कार्यालय है। बालिकाओं की सुविधा के लिए 21 शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। ऐसे ही लगभग 150 बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्क्रमित लगभग 771 भवनों का निर्माण हो रहा है, जिनमें 4 वर्ग कक्षाएं, एक पुस्तकालय, सह कंप्यूटर कक्ष, साइंस लैब, आर्ट एवं कल्चर कक्ष तथा प्राचार्य कक्ष होंगे। बालक एवं बालिकाओं के लिए किया गया है। शिक्षण कार्य के लिए 2 चरणों में 30 वर्ग कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। यहाँ 60 छात्र एवं 60 छात्राओं के रहने के लिए अलग अलग डॉर्मेटरी कमरे, शौचालय एवं स्नानागार की सुविधा के साथ साथ रसोई घर एवं इसी प्रकार पटना कॉलेज निर्माण भी BSPIDC की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जिनका निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। निगम अपनी स्थापना के समय से ही विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक कहाँ हो रहा है? जोरदार तालियों से अभिनंदन, विष्णुता, स्वागत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा
623 करोड़ की लागत से 475 नवनिर्मित शैक्षणिक भवनों का केंद्रीकृत उद्घाटन रिमोट द्वारा किया गया। परियोजनाएं हैं और इसी कड़ी में कई योजनाओं के साथ एक विवरणी का आज विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज इस कार्यक्रम में आपके समक्ष करेंगे। ये परियोजनाएं पर काम चल रही है और उसी कड़ी में कई काम किए गए हैं और आज उसी से संबंधित जानकारी हेतु एक विवरणी का प्रकाशन किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। नीतीश कुमार जी, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, विकास आयुक्त श्री एस.के. नेगी जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह गंगवार जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आर.के. महाजन जी, माननीय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय शिक्षा, पर्यावरण एवं वन तथा योजना एवं विकास मंत्री श्री पी.के. शाही जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, विकास आयुक्त श्री एस.के. नेगी जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आर.के. महाजन जी, हमारे प्रधान सचिव श्री डी.एस. गंगवार जी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मल्होत्रा जी, हमारे सचिव श्री चंचल कुमार जी, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजीवन सिन्हा जी, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष श्री कामेश्वर झा जी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.एम. करीम साहब, उच्च शिक्षा के निदेशक प्रोफेसर खालिद मिर्जा जी, यहाँ उपस्थित शिक्षा विभाग एवं शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जन, आज बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का 5वां स्थापना दिवस समारोह है। आज ही के दिन 2010 में इसकी विधिवत स्थापना की गई थी। 5 साल के संक्षिप्त कार्यकाल में इस निगम ने अनेक शैक्षणिक भवनों का निर्माण किया है और काफी प्रगति की। मैं इसके लिए निगम के प्रबंध निदेशक और तमाम अधिकारियों और कर्मियों को, अभियंताओं को मैं बधाई देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से आपकी प्रगति हो, आप आगे बढ़ते रहें और आपके आगे बढ़ने का मतलब होता है शिक्षा से जुड़े हुए बुनियादी ढांचे का विकास, भवनों का विकास और अनेक प्रकार के भवन का निर्माण, जिसका संबंध शैक्षणिक जगत से है, उसका निर्माण कार्य आपको करना है और उसकी जिम्मेवारी आपको मिली हुई। आज खुशी है कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर 475 शैक्षणिक भवनों का उद्घाटन हुआ है और जैसा कि मंत्री जी ने जानकारी दी, आप जिन प्रकार के भवनों का आज उद्घाटन हुआ है 475, इस प्रकार के 1000 भवन और निर्माणाधीन है
और उसको मिलाते हुए कुल 1800 भवन आज निर्माणाधीन। कोई आपने अब तक, आज तो 475 का उद्घाटन हुआ है, आपने अब तक 642 शैक्षणिक भवन का निर्माण पूरा किया है। और जैसा कि बताया गया 1800 भवनों का निर्माण आप कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर स्कूलों का निर्माण और अन्य संस्थाओं का निर्माण चल रहा है। अभी हाल ही में चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अपने भवन का, उनके अपने परिसर का उद्घाटन हुआ। और इस प्रकार से चाहे वो बड़े इंस्टीट्यूट्स हों या उच्च विद्यालय हों, उच्च माध्यमिक विद्यालय हों, अनेक प्रकार के काम आप कर रहे हैं। हॉस्टल का भी निर्माण आप कर रहे हैं, अनेक प्रकार के स्कूल जो निर्मित हो रहे हैं उसका निर्माण आप कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना काम जब प्रारंभ किया तो हमारे सामने एक चुनौती थी। पूरे बिहार में स्कूल के भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में भी कमरों की बहुत कमी थी। तो हम लोगों को क्लासरूम का भी निर्माण करना था, और जब सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर आ जाते थे, और हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया कि हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएंगे। तो उसके लिए हजारों की संख्या में नए स्कूल भवन स्थापित करने थे, और स्कूल भवन को स्थापित करना है तो उनके लिए भवन का निर्माण। तो एक बड़ी चुनौती थी उस समय, और हुआ कि आखिर ये किया कैसे। और उस समय राज्य सरकार के पास भवनों के निर्माण के लिए एक विभाग, भवन निर्माण विभाग था। अब यह प्रश्न था कि हम अपने सरकारी विभाग के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों का निर्माण, और जो स्कूल भवन है उनके जीर्णोद्धार का काम, उसमें नए वर्ग कक्षों का निर्माण, और फिर मध्य विद्यालयों में 4 दीवारी की योजना हम लोगों ने स्वीकृत की कि वो स्कूल दिखना चाहिए, और 4 दीवारी होने से स्कूल की एक आइडेंटिटी अपनी और उभरती है। तो इस दृष्टिकोण से वह भी किया गया। तो इतने बड़े पैमाने पर सिविल वर्क होना था। अब समस्या वही थी कि आखिर इसका निर्माण कैसे हो। अगर भवन निर्माण विभाग को ये निर्माण कार्य दिया जाए, आमतौर पर जितने भी सरकारी धन का निवेश होगा आधारभूत संरचना में, उसका तो निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग करेगा। हम लोगों ने देखा एक गांव-गांव में स्कूल बनता है, और भवन निर्माण विभाग अगर इन स्कूलों का निर्माण करेगा तो आखिर उसका सुपरविजन कौन करेगा, देखेगा कौन, और समय सीमा में हम लोगों को ये सब काम करने थे। ऐसा नहीं है कि मंजूरी दे दी और टेंडर निकल गया और धीरे धीरे हो रहा। पहले शिक्षा विभाग में कोषांग हुआ, उसका भी तजुर्बा हम लोगों को था। तो इन सब परिस्थितियों में यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम स्कूल बनाने के लिए शिक्षा समितियों को अधिकृत करें, और जो धनराशि है वो धनराशि शिक्षा समिति को उपलब्ध करें। शिक्षा समिति स्थानीय स्तर पर उस काम को कराए, और इस एक निर्णय से सारे बिहार में 74,000 स्थान पर हमारे प्राथमिक विद्यालय, उन सभी जगहों पर निर्माण कार्य हुआ। पहले कोई गांव में जाता था तो ये पता नहीं चलता था कि गांव में स्कूल कहाँ। और अब आप किसी गांव में जाइए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ स्कूल बना हुआ है। अगर मध्य विद्यालय है तो उसकी बाउंड्री भी दी जाएगी। ये सब काम हम लोगों ने
शिक्षा समितियों के माध्यम से कराया, और उसको लेकर शुरू में तो लोगों को लगा कि हम लोग यूं ही पैसा दे देंगे और पता नहीं वो बने या नहीं बने। तो यह एक कठिन फैसला था। हमने कहा कि शिक्षा समितियों के माध्यम से तो बेहतर तो बनेगा। गांव के लोग हैं, स्कूल बनाएंगे, उनके ऊपर एक अपने मन की भी जिम्मेवारी रहेगी, समाज की भी जिम्मेवारी रहेगी। और अगर हमने सरकारी माध्यम से इसका निर्माण कराना शुरू किया तो इसका कोई ठिकाना नहीं है कि ये कितने वर्षों में बनेगा, और बनेगा भी या नहीं बनेगा। कहीं बनेगा तो अपूर्ण रहेगा, कई तरह की समस्याएं आएंगी जितना इसका विस्तार है, स्प्रेड है। तो हम लोगों ने वो फैसला लिया था, और खुशी की बात है कि वो काम हुआ। कुछ शिकायतें आई, उनकी जांच पड़ताल भी हुई, क्योंकि फिर तो नीचे के लेवल पर कंपटीशन शुरू हुआ कि भाई 8 लाख 10 लाख स्कूल को मिल रहा है भवन बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए, और स्थानीय स्तर पर लोगों को काम बहुत मिला, लोकल लेवल पर मटेरियल का रिक्वायरमेंट हुआ। तो ये जो शुरुआती दौर में बिहार की इकोनॉमी, जिसको आज कहते हैं कि इकोनॉमी में बूस्ट आया, उछाल आया, तो कई कामों से आया। उसमें एक काम यह भी था, लोकल स्तर पर सीमेंट की मांग, छड़ की मांग, ईंट की मांग, इन सब चीजों की मांग पैदा हुई, और स्थानीय स्तर पर लोगों को काम भी मिला। जो गांव के अंदर राज मिस्त्री और मिस्त्री रहते हैं उनको भी काम मिला। तो इस प्रकार से वो प्रयोग बहुत कारगर रहा, और उसके चलते आज सब जगह स्कूल दिखते हैं। लेकिन अब इसके बाद वो तो एक सीमित धनराशि थी, 2 कमरे का निर्माण करना है या बाउंड्री वाल कर देना है, ये सब काम थे। अब जब हम लोगों ने तय किया कि बड़े पैमाने पर हाई स्कूल्स का निर्माण करेंगे, तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में +2 स्तर का स्कूल होगा, हायर सेकेंडरी स्कूल कहिए उसको। तो इसमें तो पैसा ज्यादा लगेगा। फिर विभिन्न स्कूलों को भी हम लोगों ने ग्रांट देना शुरू किया। एक स्कूल को 50 लाख 55 लाख, यह 6 साल 7 साल पहले की बात बता रहे, 8 साल, जब उनको ग्रांट देना शुरू किया तो वहां भी यह प्रश्न था। तो अंततोगत्वा हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि भाई इतना ज्यादा काम शिक्षा के क्षेत्र में, इतने इंस्टीट्यूट्स बनने हैं, इतने स्कूल बनने हैं, इतना ज्यादा इनके आधारभूत संरचना का विकास होना है, तो फिर एक निगम की स्थापना की। और यह विचार आया, तो ऐसा नहीं है कि आज विचार आया कल बन गया, इतना सहज नहीं। यहाँ बैठे हुए सब अधिकारी, मंत्री बाबू अब तो चीफ सेक्रेटरी है, उस तरह शिक्षा विभाग, क्योंकि यह काम इतना सहज नहीं है कि आपने निर्णय ले लिया कि निगम बन जाए और अगले दिन निगम बन जाएगा। इसमें भी 2 साल अटका, खूब चक्कर चला। हमने एक बात कह दिया था कि जो निगम बनेगा इसमें बहुत ज्यादा नौकरी उकरी का चक्कर नहीं। बिहार वगैरह में या कहीं भी पूरी जगह पर शुरुआती दौर में भी बड़े अच्छे इरादे से निगमों का निर्माण, लेकिन हुआ क्या था, निगम जो महत्वपूर्ण लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनके हाथ में एक ऐसा चीज आ गया कि जिसको चाहे उसको नौकरी दे दिया। हमने कहा भाई ये नहीं चलेगा, वो तो पूरी पारदर्शिता से और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो काम करेगा, और इसमें बिना वजह का उस निगम के कर्मचारी, उसके स्थापना का भार इतना पैदा हो जाए, इतना बोझ पैदा हो जाए कि अंत में काम जिसके लिए उसको बनाया गया वो काम तो नहीं करेगा, उसके बोझ तले ही वो, अपने बोझ तले ही वो दब जाएगा। पहले ही हुआ करता। तो हम लोगों ने इस पर ध्यान रखा, और उन दिनों में जितने निगम स्थापित किए गए सब में एक प्रकार के रूल्स बनाए गए, एक प्रकार के प्रावधान किए गए। तो इसमें वक्त भी लगता है। तो इनका नंबर आते आते 2010 का जुलाई बना, लेकिन बना तो काम करने लगा और अच्छा काम कर रहा। अब आपने मोबाइल टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग करना शुरू किया। बिल्डिंग का क्या स्टेटस है, मोबाइल से आप फोटो खींचकर उसको भेज दीजिए और यहाँ पर उसको आप देखते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोगों ने, इनोवेटिव आइडियाज का इस्तेमाल हुआ। हालांकि ये आइडिया हमारे विभिन्न कार्य विभागों में लागू किया गया है, लेकिन इन लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से इस काम को किया है। शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
तो आज उसका परिणाम है कि अच्छे ढंग से काम हो रहा है। मेरी एक ही अपेक्षा है कि इतने अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस निगम का निर्माण किया गया है। तो आप एक तो काम में समय का पालन, समय सीमा के अंदर भवन का निर्माण हो, वरना होता यह है कि अगर आप डिले करेंगे तो प्राइस एस्केलेशन होता है, काम बढ़ता चला जाता। और फिर जब इतने बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग का काम है, आप कल्पना कर सकते हैं इतना बड़ा स्केल है कि अगर किसी भी चीज में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी तो वो अरबों का मामला आ जाता है। इसलिए कभी कभी सब मंत्रिपरिषद में शिक्षा विभाग का कोई नोट आता है स्वीकृति के लिए, तो हम तो देखते रहते हैं कि अरब से नीचे कोई है क्या। कभी का अरब के नीचे का प्रस्ताव आता है तो हम देखकर मुस्कुराते हैं कि बड़ा किफायत में आजकल आप लोग हैं। इतना बड़ा स्केल, ह्यूज स्केल। इसलिए अगर कॉस्ट का प्राइस एस्केलेशन थोड़ा सा भी होगा तो आप समझ जाइए कि रिवीजन में अरबों का चक्कर है और फिर आएगा कहां से पैसा। इसलिए आपके लिए पहली शर्त है समय सीमा का अनुपालन करना, उसके अंतर्गत वो निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 गुणवत्ता का। क्योंकि सब स्टूडेंट पढ़ते, ज्यादातर बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं इंस्टीट्यूशन की, अगर कहीं कोई कोताही कमी रह गई तो बड़ा डिवास्टेशन हो सकता है। और हम लोग बिल्कुल डिजास्टर प्रोन स्टेट है, एक प्रकार का डिजास्टर नहीं, अनेक प्रकार के डिजास्टर। हर परिस्थिति में हमने शुरू में भी इनके डिजाइन के समय में कहा था कि स्कूलों में और जब मल्टी स्टोरेज बनाते हैं तो सीढ़ियाँ ज्यादा रखिए। कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि एक सीढ़ी बना दिया, दो चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, टॉयलेट्स का और सीढ़ी का। इस प्रकार का जहां पर मास स्केल पर लोगों प्रतिदिन उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो सीढ़ियों की संख्या पर्याप्त, पैसे पूरा होना चाहिए, नंबर 1। कोई रास्ता संकरा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है कि पर्याप्त संख्या में टॉयलेट्स होना चाहिए। ये आप करेंगे तो उसका मेंटेनेंस भी सहज और सरल होता है। और फिर किसी भी परिस्थिति में जो इवैक्यूएशन होता है वो आसान है, वरना इवैक्यूएशन के दौरान ही दुर्घटनाएं होती। तो इसलिए हम लोगों ने शुरू में भी कहा था कि नंबर 1 भूकंप रोधी तो बनाना ही। तो इन लोगों ने कहा है कि सारे भवन हम भूकंप रोधी, ये सबसे अच्छी बात है। और सारे भवन भूकंप रोधी, स्कूल में ही तो बच्चे पढ़, और कोई जानता है कब भूकंप आएगा, किस समय आएगा। तो इसलिए स्कूलों के भवन, अस्पताल को, सबको तो भूकंप रोधी होना चाहिए। मरुद्रा जी बैठे हुए हैं यहाँ, अस्पताल वगैरह पर भी जरूर भूकंप रोधी बना रहे हैं, जितने भी हमारे नए अस्पताल बन रहे हैं। तो ये और सब कुछ के लिए ई टेंडरिंग आप करें। अब वो तो खैर हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी कोड में भी परिवर्तन कर दिया, 15 लाख के ऊपर तो सब ई टेंडरिंग। और दूसरी बात है कि पेमेंट, अब जो काम करने वाली एजेंसी है उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, आरटीजीएस पेमेंट कर रहे हैं, सीधे उनके अकाउंट में जाता है। ये अच्छी बात है, पारदर्शिता को बढ़ाएगा। हालांकि इतने होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं कि सब स्थिति में रास्ता निकाल देगी, एडवांस से ले लेगा। कहा है साहब, क्या क्या लोग करते रहे, संतोष को होगा नहीं। मैंने अब कितनी तनख्वाह मिलती है जरा बताइए, पैसा कम मिलता है, साधारण पैसा मिलता है, 6 पे कमीशन पर पैसा मिलता है, 7वां वेतन आयोग का तो बढ़ेगा। जितना पैसा किसी को मिलता है सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, वो कम नहीं है साहब, पर्याप्त है। और बहुत अच्छे ढंग से जीवन यापन करने के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन ये तो लालच की चीज नहीं, तो मनोरोग, जो गड़बड़ करना जो होता है ना पैसा, कभी कभी हम देखते हैं कि उसका कोई बाल बच्चा नहीं है, अमाल बना रहा है। क्योंकि कफन में तो कोई पॉकेट होता नहीं, आप जब जाइएगा तो कुछ लेके तो जाइएगा नहीं। जो यहाँ रहेगा वो किसके काम आएगा, कौन किसका कब्जा होगा,
ये कोई नहीं जानता, लेकिन पता नहीं एक बीमारी है, धीरे धीरे इस बीमारी का भी इलाज निकलेगा, लेकिन अभी तो हम लोगों को इससे लड़ना पड़ता है। पारदर्शिता रहनी चाहिए अपनी तरफ से। आज की जो टेक्नोलॉजी आई है वैसी है कि उसने कुछ पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी से इधर उधर कुछ करते रहते हैं लोग, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आप करते हैं उसको भी धरने का, पकड़ने का उपाय IT में जरूर निकल जाएगा। जो आज का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इन सब चीज़ों के माध्यम से जरूर रास्ता निकले। तो इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए और एक बहुत ही पुण्य का काम करते। पहले स्कूल बनता था, अब न सरकार बना रही है। हम लोग जो स्कूल में पढ़े हैं तो कोई सरकार बनाई थी, एक ओवर सरकार बाद में जरूर करे, लेकिन हम लोग स्कूल में पढ़े वो सब प्राइवेट नहीं, सोशल इनिशिएटिव। प्राइवेट किसी इंडिविजुअल का स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं, लेकिन समाज के इनिशिएटिव से उसका बिल्डिंग बनता था, लोग जमीन देते थे, शिक्षकों की बहाली होती थी, वो पढ़ाते थे और कितना मन से पढ़ाते थे। उनको कुछ मिलता नहीं था, बहुत कम मिलता था। तो हर बार हम लोग जो भी पढ़ते थे बच्चे सब मिल करके चकचंदा खेल करके उन लोगों के लिए इकट्ठा करते थे। हम लोग स्टूडेंट अपने टीचर के लिए कुआं से पानी भर के लाते थे। घर में कुआं में पानी नहीं भरना पड़ता, कुआं से पानी नहीं निकालना पड़ता, लेकिन अपने शिक्षक के लिए जरूर तजुर्बा हम लोग अपना अपना बांट करके, शिक्षक की कितनी, गुरु की कितनी सेवा होती। तो उस समय का जमाना कुछ और था, आज तो कोई सुनने वाला होता है। आजकल तो हम एक विडंबना देखते हैं कि हम लोग स्कूलों में बच्चे पहुंचे, बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं और उसके लिए इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ पता कर लीजिए कि कितने लोग जो स्कूल में हम लोगों के पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो एक विचित्र प्रवृत्ति है समाज की, आज की प्रवृत्ति है, वो चिंताजनक प्रवृत्ति है। हम जहाँ काम करते हैं उसी व्यवस्था पर हमारा भरोसा है, तो ये एक अलग प्रश्न है, ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आप देखिए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। बजट का लगभग 25% शिक्षा के क्षेत्र में हम लगा, 25% बजट का लगभग शिक्षा में हम लोग लगा, इतनी बड़ी धनराशि लगा रहे, लोगों की नियुक्ति, लोगों और उसके लिए स्कूल भवन का निर्माण, इंस्टीट्यूशंस का निर्माण। और बिहार में हायर एजुकेशन में भी देखिएगा, जो नए नए इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ जो पढ़ने वाले को पैसा लगता है वो देश के दूसरे प्रांतों में जितना पैसा सरकारी स्कूलों इंस्टीट्यूशंस में लगता है उससे कम लगता है। तो शैक्षणिक जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़े पैमाने पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और आज उसी तरह से निजी स्कूल भी लोग खोल रहे हैं, उसमें भी लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो अब शिक्षा में जो स्कूल के बाहर बच्चे थे उनको हम लोगों ने पूछा, वो काम पूरा किया। अब हमारे लिए चुनौती है गुणवत्ता की। हम गुणवत्ता ऐसी लाए शिक्षा के क्षेत्र में कि लोग सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम लोग के समय में तो सब सरकारी स्कूल में या इस प्रकार के समाज के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ते थे, सरकार को मान्यता देती थी, ग्रांट भी नहीं मिलता था। और उन स्कूलों से निकलकर आने वाले लोग आज राज्य में और देश के बाहर भी अपने लिए जगह बनाए या नहीं बनाए। आज जबकि इतना व्यय कर रहे हैं, तब एक ही चुनौती है, वह है गुणवत्ता की। और इसीलिए हम लोगों ने विश्व बैंक के साथ एक निगोशिएट किया है उनसे और ऋण लिया, और ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, यानी हम टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं, हर एक चीज पर ध्यान, ताकि
जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बेहतर हो। तो इसके लिए हम लोग काम करें। और समाज में पढ़ाई पर ही सब कुछ निर्भर है, शिक्षा पर ही सब कुछ निर्भर है। और सिर्फ लोग पढ़ नहीं लेते। हम लोगों ने जो हर एक ग्राम पंचायत में एक +2 के स्कूल की स्थापना की, इसलिए कि हर लड़की हर लड़का पढ़ जाए। और लड़की अगर पढ़ लेगी तो नंबर 1, ये जो जनसंख्या का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, फर्टिलिटी रेट हमारा 3.9 घटकर 3.6 पर आया। ये जो इतना ज्यादा हमारी आबादी बढ़ रही है, इस पर भी काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं, चाहे वो बाल विवाह हो या भ्रूण हत्या हो, जो सेक्स रेशियो इम्बैलेंस्ड हो गया है। तो इस सब बीमारी का इलाज शिक्षा है, इसलिए हम लोगों ने इस पर जोर दिया। और उसी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, उसका निर्माण आप करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने 5 वर्षों में अच्छी तरक्की हासिल की है। हम देख रहे हैं कि 12-13 में आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट 5 करोड़ था, 13-14 में 28 करोड़ हो गया, 14-15 में 72 करोड़। हमें कोई लॉस मेकिंग निगम नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग निगम। तो इसी तरह से काम करते हैं, काम की तो कोई कमी है नहीं। अभी आने वाले वर्षों में हर चीज का, परिस्थिति का, और चूंकि गुणवत्ता पर हमारा जोर है, तो बुनियादी आधारभूत संरचना का विकास हो जाएगा। फिर जरूरत के मुताबिक गुणवत्ता के दृष्टिकोण से और भी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा। तो आपने धीरे धीरे एक वो एक्सपर्टीज आना चाहिए, वो विशेषज्ञता आनी चाहिए, वो महारत हासिल होनी चाहिए। और ये जो निगम है, एक स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग यह बना रहा है और उसी हिसाब से इसका विकास होना चाहिए। तो आपका स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है। और आपने एनुअल अकाउंट और ऑडिट रिपोर्ट भी 2013-14 का किया है और कंपनी को ISO 9001:2008 और ISO 14001:2004 प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इससे आगे तक यही हमारी कामना है आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर। और आप खूब तरक्की करिए। 5 साल की छोटी सी अवधि में आपने इतना कमाना शुरू कर दिया, ये मामूली बात है, कमाने भी लगे हैं। आप समझ लीजिए कि हम कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी जिम्मा डालें। अब ऐसा नहीं कि सब काम में हम ही लोग पैसा लगाएंगे। आप कमा रहे हैं तो आपसे कुछ काम करवाएंगे। जहाँ जहाँ बाढ़ राहत वगैरह तो दे देते हैं आपको, तो उसमें इनकम टैक्स में छूट वगैरह मिलता है। तो दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, CM रिलीफ फंड में इंस्टीट्यूशनलाइज। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जब आपदा आती है तो उस समय अनेक प्रकार से सहायता पहुंचानी पड़ती है और सब प्रकार की सहायता सरकार की जो निधि है उसी से नहीं पहुंचती। तो ये जो ट्रस्ट है, राहत कोष है मुख्यमंत्री के नाम पर, उसके माध्यम से भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। शिक्षा मंत्री ने छेड़ दिया तो 15 मिनट उसी पर बोलते रह जाएंगे, इसलिए अब ज्यादा नहीं, अब खाने का समय हो गया होगा, भूख लग रही होगी आप लोगों को, तो देर आपको इंगेज किए रहते। दरअसल भूख हमको भी लगे। मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और अब शब्दों के द्वारा धन्यवाद। मानसून हो रहा तो अच्छा है। जो सर पोस्टर लगे हैं इसमें केवल 3 ही नेताओं के फोटो उसमें लगे हैं। जाए ना दीजिए, छोड़िए ना, वहाँ कंफ्यूज पार्टी हो। आप जाइए ना।